Hello guys, the topic of this video is assumptions of the three variable classical linear regression model. ठीक है ना। इससे पहले हमने जो है टू वेरिएबल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के assumptions डिस्कस किए थे. We are now just extending them to the three variable classical linear regression model. So what is the three linear classical regression model? That yi is equals to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus ui. Now you have to remember कि जो ये assumptions होते हैं, जो हम assumptions model के discuss करते हैं, वो population के assumptions होते हैं. मैंने पहले भी discuss किया था. वो population के assumptions हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर hat नहीं आएगा, क्योंकि hat आपका सैम्पल के लिए होता है. ये assumptions जो है हमें फिर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में उसकी प्रॉपर्टीज, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से जो एस्टिमेटर्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज प्रूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द assumptions ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, थ्री वेरिएबल मॉडल. तो जैसे टू वेरिएबल मॉडल के assumptions से सिमिलर ही assumptions है, बट एक assumption थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ. So the first is that the regression model is linear in parameters. तो आपके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इसमें? दैट मीन्स इट इज लीनियर इन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. ठीक है. इट मे और मे नॉट बी linear. It may or may not be linear in variables. It may or may not be linear in variables. ठीक है. तो जो वेरिएबल्स हैं x2i, x3i, वो x3i स्क्वायर भी हो सकता है, x3i क्यूब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, वो जो है आपके लीनियर होने चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट assumption सिमिलर टू द टू वेरिएबल मॉडल. ठीक है. सेकेंड इज द x values are fixed in repeated sampling. The x values are fixed in repeated sampling. The x values are fixed in repeated sampling. The x values are fixed in repeated sampling. तो इसका मतलब कि जो हमारी x2 और x3 की वैल्यूज हैं वो सैंपल टू सैंपल सेम ही रहती हैं, y की वैल्यू डिफर करती है. ठीक है. x2 एंड x3 की वैल्यू सेम ही रहती है, यानी कि x2 एंड x3 आपके क्या है, क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफर नहीं हो रही, तो दे आर नॉन स्टोचैस्टिक. क्योंकि इनकी वैल्यूज डिफर नहीं हो रही, तो दे आर नॉन स्टोचैस्टिक. आई होप दिस इज क्लियर. द थर्ड इज zero mean value of the disturbance term ui. Zero mean value of the disturbance term ui. तो इसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके के हैं. तो सारे एरर्स का ऑन एन एवरेज मतलब द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर्स इज 0 एंड ऑल्सो फॉर गिवन, जैसे वहां पर टू वेरिएबल मॉडल में सिर्फ यहाँ xi लिखते थे कि फॉर अ गिवन xi भी ui की जो एवरेज वैल्यू 0 है, तो फॉर गिवन x2i, x3i भी ui की एवरेज वैल्यू 0 है पॉपुलेशन में. दिस इज आवर अजम्पशन. आपको याद होगा थी टू वेरिएबल का ही हम बना सकते हैं, थ्री वेरिएबल का डायग्राम तो हम नहीं बना सकते. तो टू वेरिएबल मॉडल में हम ये कह रहे थे कि कुछ एरर्स पॉजिटिव हैं, कुछ एरर्स नेगेटिव हैं. तो ऑन द होल जो है एवरेज वैल्यू ऑफ द एरर्स इज 0, और फॉर अ पर्टिकुलर x भी एवरेज वैल्यू ऑफ एरर्स जो होती है वो 0 होती है. ठीक है. एवरेज वैल्यू ऑफ एरर्स जो होती है वो 0 होती है. ठीक है. और इसी से एक रिलेटेड assumption आता है that the x values are uncorrelated. The x values are uncorrelated with the error term. क्योंकि अगर ये कोरिलेटेड होंगे, ठीक है, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई फैक्टर जो है अपने मॉडल में मिस किया है, जो कि इंक्लूड होना चाहिए था. ठीक है. तो दैट मीन्स कोरिलेशन बिटवीन ui and x2i is equals to 0 and correlation between ui and x3i is equal to 0. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर.
So this is the third assumption. The fourth assumption is homoscedasticity. Fourth assumption is homoscedasticity or constant variance of ui. Homoscedasticity और constant variance of ui. तो ये भी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें भी यही है, ठीक है, that your variance of ui which also comes out to be variance of yi, it is sigma square and not sigma square I. It is sigma square and not sigma square I. ठीक है. Fifth is there is no autocorrelation. There is no autocorrelation between the error terms. There is no autocorrelation between the error terms. The same way that correlation between any two error terms ui and uj. For example, ui is the error term of the ith family and uj is the error term of the jth family. इनके बीच का correlation zero. That means there is no relation between the error terms. ठीक है, the error terms are purely random. इनके बीच में कोई relation नहीं है. Now ये sixth assumption जो है अब ये अलग है, ये extra assumption है 3 वेरिएबल मॉडल के लिए. इसमें हम assume करते हैं that there is no exact collinearity occurs between the two explanatory variables. No exact collinearity occurs between the two explanatory variables. ठीक है, इस assumption को हम ये भी बोलते हैं that is there is no multicollinearity. There is no multicollinearity. Now what do we mean by multicollinearity? कि आपके दो वेरिएबल्स हैं, दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं x2 और x3 मॉडल में, ठीक है, उनके बीच में देयर इज नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप. अगर एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है तो हम बोलते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है. अगर एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो हम बोलेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ना x2 एंड x3 फॉर एग्जांपल, अगर मैं y लूं कंजम्पशन और x2 लूं इनकम, ठीक है, x3 अगर मैंने लिया वेल्थ, अगर इनके बीच में इनकम और वेल्थ के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द रिलेशनशिप कुड बी कि x2 योर इनकम इज हाफ योर वेल्थ. अगर इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन है, दैट मीन्स आपका जो मॉडल है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहा है. बिकॉज योर वेल्थ कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्वाइस इनकम. तो जो हमारा ये मॉडल है β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui, ठीक है. तो अगर x3 जो है एग्जैक्टली x2 के कुछ रिलेशन में, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन वेरिएबल ओनली, देन हमारा मॉडल ही गलत है. तो हम β3 की वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि इफ देयर इज नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी मतलब देयर इज नो एग्जैक्ट रिलेशन. देयर कुड बी सम कोरिलेशन कि इनकम और वेल्थ में कुछ रिलेशनशिप है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनकी वेल्थ ज्यादा है, बट कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि आप, व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्ट, दैट x2 can't be expressed as a linear function. x2 can't be expressed as a linear function of x3 and vice versa. x2 can't be expressed as a linear function of x3 and vice versa. ना x2 को x3 के टर्म्स में या x3 को x2 के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते. तो हम बोलेंगे, अगर लिख सकते हो तो हम बोलेंगे मल्टीकोलिनियरिटी है, नहीं लिख सकते तो मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है. तो मल्टीकोलिनियरिटी होना एक प्रॉब्लम है. So there should not be any exact relationship between your two explanatory variables. अदरवाइज तो ये आप अपनी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हो. ठीक है. हम इसको जो है मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. हम इसको लेट अस आल्सो प्रूव दिस मैथमेटिकली, दैट
regression coefficient. So this is a proof that regression coefficients are indeterminate. Regression coefficients are indeterminate का मतलब you cannot determine them. In the case of regression coefficients are indeterminate in the case of perfect multicollinearity. Regression coefficients are indeterminate in the case of perfect multicollinearity. ठीक है, तो इसका प्रूफ सिंपल है. तो फॉर अ 3 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल अगर आपको याद होगा तो बीटा 2 हैट की वैल्यू आती है समेशन y(x2) समेशन x3 स्क्वायर माइनस समेशन y(x3) समेशन x2 x3 अपॉन समेशन x2 स्क्वायर समेशन x3 स्क्वायर माइनस समेशन x2 x3 होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ इफ देयर इज परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, then we can write that suppose your variable x3 is lambda times x2 where lambda is any number, any scalar कि मतलब x3 और x3 के बीच में x2 के बीच में एक perfect relationship. For example x3 could be 5 times x2. ठीक है. तो what happens now? तो क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में आपके स्मॉल वेरिएबल्स यूज्ड हैं, यानी कि जो आपके डिविएशन फ्रॉम मीन है, तो इसको भी आपको स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज इजी. तो इफ यू टेक समेशन x3 by n, तो लैम्डा समेशन x2 by n, so this becomes x3 is equals to lambda times x2. x3 is equals to lambda times x2. अब आपने क्या करना है, ये x3 is equals to lambda times x2 ये वाला जो रिलेशन है ये आपने जो है इस बीटा 2 हैट के फॉर्मूले में डाल देना है. बीटा 2 हैट के फॉर्मूले में, तो बीटा 2 हैट के फॉर्मूले में डालोगे तो ये बन जाएगा समेशन y(x2) समेशन x3 स्क्वायर था, तो समेशन x3 स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, लैम्डा स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर. ठीक है. माइनस लैम्डा टाइम्स समेशन y(x2) and lambda times summation x2 square. ठीक है. अपॉन summation x2 square lambda square summation x2 square minus lambda square summation x2 square whole square. ठीक है. तो अगर आप इस केस में देखोगे तो ये डिनोमिनेटर इज 0 ओनली बिकॉज ये सेम ही टर्म्स है, और न्यूमरेटर भी जो है आपका सेम ही हो गया, न्यूमरेटर भी सेम ही हो गया. सो दिस इज बेसिकली 0/0 फॉर्म विच इज इनडिटर्मिनेट, 0/0 फॉर्म विच इज इनडिटर्मिनेट. ठीक है. तो इन दिस केस योर बीटा 2 हैट इज इनडिटर्मिनेट, बीटा 3 भी इनडिटर्मिनेट आएगा. बीटा 3 हैट क्योंकि उसका भी सिमिलर सा ही फॉर्मूला है, बीटा 3 हैट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट. ठीक है. तो अगर जो मल्टीकोलिनियरिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कि बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे. तो आपके मॉडल में परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए. लेस देन परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी इज स्टिल लेस देन परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मतलब उनके बीच में रिलेशन है x2 and x3 का, बट कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है. लेस देन परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. ठीक है. It is acceptable. I hope this is clear. Now एक और हम assumption लेते हैं जो कि टू वेरिएबल मॉडल 3 वेरिएबल मॉडल दोनों में ही रहता है, कि अब हम अपने मॉडल को क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से we now call it as classical normal linear regression model. We now call it as classical normal linear regression model. We call it as classical normal linear regression model. ठीक है. तो हम एक assumption लेते हैं नॉर्मेलिटी का, और ये नॉर्मेलिटी का assumption हम किस पे लगाते हैं, हम ये अपने जो रेसिडुअल्स हैं, जो आपके एरर टर्म है
पॉपुलेशन वाले, उसमें हमें नॉर्मलिटी का अजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। तो व्हाट डज दिस अजम्पशन से दैट each UI is distributed normally, each UI is distributed normally, each UI is distributed normally with, तो मतलब कि जो एरर टर्म्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एरर टर्म्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद मीन, हमें पता है मीन क्या होता है, हम मीन 0 लेते हैं, ये भी हमारा एक अजम्पशन है, और हम वेरिएंस जो लेते हैं वो सिग्मा स्क्वायर लेते हैं। तो बेसिकली जो एरर टर्म्स होते हैं हम अज्यूम करते हैं दैट दे फॉलो अ नॉर्मल एंड स्टैंड्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। नाउ व्हाई इज दिस अजम्पशन इंपॉर्टेंट कि हम एरर टर्म्स को जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लेते हैं? अगर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं तो then they help us, this assumption helps us in taking the probability distribution, this assumption helps us in taking the probability distribution of beta 1 hat, beta 2 hat, beta 3 hat as normal and thus help in hypothesis testing, तो बेसिकली अगर आप जो है UI को अगर आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हो तो उस अजम्पशन को अगर आप लेते हो तो उससे आप बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको भी आप नॉर्मल मान सकते हो, एंड दिस हेल्प्स अस इन hypothesis testing. Let us see how. So I'll just give you two variable model का example. तो two variable model में population में क्या है, that yi is equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui, ठीक है। ये population के लिए सैंपल से you find out the values of beta 1 hat and beta 2 hat, ठीक है। तो बीटा 2 हैट का एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बीटा 2 हैट का फॉर्मूला होता है समेशन xi yi बाय समेशन xi स्क्वायर, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज समेशन xi yi इज yi माइनस y बार अपॉन समेशन xi स्क्वायर ठीक है। so this becomes summation xi yi minus y bar summation xi by summation xi square. This is 0 because sum of deviation from the mean is 0, so this becomes summation xi yi by summation xi square, ठीक है। now इसको मैंने बताया था that this can be written as wi, so I am writing wi as xi by summation xi square. so your beta 2 hat can be written as summation wi capital yi, it can be written as summation wi capital yi, ठीक है। so now and what is yi? so yi is beta 1 plus beta 2 xi plus ui, beta 1 plus beta 2 xi plus ui। अब इसमें अगर आप देखोगे तो xi क्योंकि x फिक्स्ड है तो xi स्मॉल xi भी फिक्स्ड है तो wi is fixed, ठीक है। बीटा 1 एंड बीटा 2 भी एक मतलब एक आपकी रिग्रेशन लाइन के लिए देयर इज वन बीटा 1 एंड देयर इज वन बीटा 2, तो ये भी फिक्स्ड है, ये xi भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये सारे जो है नॉन स्टोकेस्टिक हैं। स्टोकेस्टिक इसमें क्या है, सिर्फ आपका एरर टर्म है। तो इससे हमें क्या पता चला कि बीटा 2 हैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, ui के। द बीटा 2 हैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, beta 2 hat probability distribution will depend on probability distribution of ui की, क्योंकि बाकी तो सारे हैं वो सारे फिक्स्ड हैं, उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ ui का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो क्योंकि ui का डिस्ट्रीब्यूशन
नॉर्मल है, इसलिए आपके बीटा टू हैट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगा, इसलिए आपके बीटा टू हैट का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो सिमिलरली थ्री वेरिएबल मॉडल में भी यही होगा। थ्री वेरिएबल मॉडल में भी हम यही अज्यूम करेंगे कि आपके जो एरर टर्म्स हैं दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, एंड बीटा वन हैट, बीटा टू हैट एंड बीटा थ्री हैट के जो डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे वो नॉर्मल होंगे, वो नॉर्मल होंगे। तो अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल होंगे तो ये हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करेंगे, ये हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि अब इससे आप कैसे ये हमें टेस्टिंग में हेल्प करेंगे। तो कैसे ये हमें हेल्प करेंगे, तो अब मैंने क्या कहा कि बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट also have नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूआई पे डिपेंड कर रहा है और हमने अज्यूम किया है कि यूआई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये बीटा वन हैट का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाई डू बीटा वन हैट हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि एक सिंगल बीटा वन हैट नहीं होता ना, बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन से बहुत सारे सैंपल्स आप डिराइव कर सकते हो सबका। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज बताता है डिफरेंट बीटा वन हैट्स के आने की, एंड ये आपका बीटा टू हैट का डिस्ट्रीब्यूशन है। और क्योंकि ये अनबायस्ड है तो इसका जो मीन है वो होता है बीटा वन, बिकॉज अनबायस्ड एस्टिमेटर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू बीटा वन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा टू हैट इज इक्वल टू बीटा टू, इसलिए ये अपने मीन के अराउंड सेंटर्ड है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होती है, मैं सिर्फ बीटा टू हैट की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसी स्लोप पैरामीटर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर अजम्पशंस आप जो है बीटा वन हैट के भी ले सकते हो। तो वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट क्या होता है, मैंने आपको डिराइव कराया था टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में। वेरिएंस ऑफ बीटा टू हैट होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस एज कि beta 2 hat follows a normal distribution with mean beta 2 and variance इसकी क्या है, variance is sigma square by summation xi square, variance is sigma square by summation xi square। I hope this is clear। ठीक है, इसकी वेरिएंस जो होती है सिग्मा स्क्वायर बाय समेशन xi स्क्वायर आपकी वेरिएंस होती है। नाउ अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें, क्योंकि टेबल्स रेफर करने के लिए हमें उसको नॉर्मल वेरिएबल को, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर हमारा नॉर्मल वेरिएबल x है तो हम उसको z में कन्वर्ट करते हैं। z कैसे आता है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, वो वेरिएबल माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो अगर बीटा टू हैट मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है with mean beta 2 and variance is sigma square by summation xi square। ठीक है, तो अगर मुझे इसका z वेरिएबल निकालना हो बीटा टू हैट का तो क्या होगा, z इज इक्वल टू बीटा टू हैट माइनस म्यू। म्यू क्या होता है, मीन ऑफ x होता है, मीन ऑफ x। तो यहाँ पर मीन ऑफ बीटा टू हैट, तो मीन ऑफ बीटा टू हैट इज बीटा टू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, सिग्मा बाय रूट अंडर समेशन एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा बाय रूट अंडर समेशन एक्स आई स्क्वायर। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था रिग्रेशन कोफिशिएंट के केस में जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं तो हम इसको एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर, which is called as standard error। So very important, you have to remember that z is equals to beta 2 hat minus beta 2 upon standard error of beta 2 hat, upon standard error of beta 2 hat, upon standard error of beta 2 hat। ठीक है, I hope this is clear, I hope this is clear। ठीक है, अच्छा now the next issue here is, मैंने आपको बताया था कि सिग्मा जो है, सिग्मा इज ऑफन अननोन। ठीक है, सिग्मा इज ऑफन अननोन, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो अननोन होती है। ठीक है, तो हम
तो सिग्मा अननोन मतलब सिग्मा स्क्वायर अननोन, तो सिग्मा स्क्वायर को हम सिग्मा हैट स्क्वायर से जो है सिग्मा हैट स्क्वायर से हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन यू आई हैट स्क्वायर बाय n माइनस टू फॉर 2 वेरिएबल मॉडल और समेशन यू आई हैट स्क्वायर बाय n माइनस 3 फॉर अ 3 वेरिएबल मॉडल। ठीक है, दिस इज, आई होप यू रिमेम्बर दिस। तो अब हम अपने इस मॉडल में क्या चेंज करेंगे कि सिग्मा की जगह हम जो है सिग्मा हैट लेंगे जो कि इसका अंडर रूट होगा। सिग्मा की जगह हम सिग्मा हैट लेंगे जो कि इसका अंडर रूट होगा। सिग्मा की जगह हम सिग्मा हैट लेंगे जो कि इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, तो नाउ अब चेंज क्या आएगा कि जब हम सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम सिग्मा हैट ले रहे हैं, देन इट नो लॉन्गर रिमेन्स देन distribution of beta 2 hat is now a t distribution। ये z नहीं रहता, ये t हो जाता है। प्रूफ नहीं करना, आपको याद रखना है कि जब आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं लेते हो, जनरली वो नोन नहीं होता, तो आप क्या करते हो, आप उसको अप्रॉक्सीमेट करते हो रेसिडुअल से। ठीक है, आप उसको रेसिडुअल से अप्रॉक्सीमेट करते हो। तो यहाँ पर आप सिग्मा की जगह अब आपका क्या हो जाएगा, तो इट इज बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन, जैसे यहाँ पर क्या था, सिग्मा बाय रूट समेशन एक्स आई स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा हैट बाय रूट समेशन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा हैट बाय रूट समेशन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, and this t distribution will be defined for n minus 1 degrees of freedom। आपको हमेशा जो है याद रखना पड़ेगा कि t distribution जो होगा, ये t statistic ये n minus 1 degrees of freedom के लिए होगा। ये आपका जो है n minus 1 degrees of freedom के लिए होगा। तो नहीं, इसमें क्योंकि जो है बीटा 1 हैट एंड बीटा 2 हैट है, तो ये n minus 2 degrees of freedom के लिए होगा। ये थोड़ा सा करेक्शन है, n minus 2 degrees of freedom for a 2 variable model। For a 2 variable model it is for n minus 2 degrees of freedom। ठीक है, and for a 3 variable model it will be n minus 3 degrees of freedom for a 3 variable model। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में जनरली जो है ये डिनोमिनेटर जो है स्टैंडर्ड एरर के फॉर्म में दिया होगा, तो अब हम इसको भी हम स्टैंडर्ड एरर ही कहेंगे, चाहे ये इससे डिराइव हुआ है, सिग्मा हैट से डिराइव हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको जो है स्टैंडर्ड एरर बीटा 2 हैट या बीटा 3 हैट का स्टैंडर्ड एरर दिया है, तो टी टेस्ट यूज होगा। टी कैसे कैलकुलेट होगा, बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। ठीक है, एंड इसमें आपको क्या याद रखना है, जो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि फॉर अ 2 वेरिएबल मॉडल, नाउ लेट मी जस्ट समराइज। फॉर अ 2 वेरिएबल मॉडल अगर हम t कैलकुलेट कर रहे हैं, बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट। ठीक है, then this follows a t distribution with n minus 2 degrees of freedom। It follows a t distribution with n minus 2 degrees of freedom। एक्चुअली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों है, क्योंकि इसमें आप दो पैरामीटर एस्टिमेट करते हैं, आपको ये तो वी लूज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फॉर अ 3 वेरिएबल मॉडल, ठीक है, अगर आप इसमें भी आप बीटा 1 हैट के लिए भी कर सकते हो, तो दैट विल आल्सो बी बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट, वो भी इट फॉलोज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बट इंटरसेप्ट का जनरली हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो फॉर अ 3 वेरिएबल मॉडल अगर मैं बोलूं, सो बीटा 1 हैट इज फॉर बीटा 1 हैट आल्सो वी कैन कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक, so that would be beta 1 hat minus beta 1 जो कि उसका मीन है
अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट, ठीक है, इट फॉलोज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सिमिलरली बीटा टू हैट माइनस बीटा टू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट follows a t distribution with n-3 degrees of freedom, and beta 3 hat minus beta 3 upon standard error of beta 3 hat also follows a t distribution with n-3 degrees of freedom, ठीक है। so बेसिकली क्या वो हुआ कि अभी जब हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर टर्म लिया तो उससे बीटा वन हैट, बीटा टू हैट, बीटा थ्री के डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो गए, ठीक है, नॉर्मल हो गए। और उसके बाद हमने डिराइव किया कि अगर हम जो है स्टैंडर्ड एरर को अगर हम सैंपल से ही एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब ये हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करेंगे, विच वी विल सी हाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।